Okay, welcome back. Good morning to all of my dear viewers. So today's session we are going to discuss again a very important topics of ECG, and the name of topic is it is not written on board. Okay, it's fine. So today we are going to discuss about the different chest lead. So total six chest leads. हमारे पास टोटल 6 तरह के चेस्ट लीड होते हैं जो कि अलग अलग पोजीशन पे लगाया जाता है V1 से लेके V6 तक। इनके पोजीशन क्या होती है? जो V1 चेस्ट लीड है इनकी पोजीशन ये होती है कि हम लोग इसको 4th इंटरकोस्टल्स में लगाते हैं और राइट साइड टू द स्टर्नम। 4th इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड होता है स्टर्नम की तरफ से। ओके, सो वेयर V2 प्लेस, V2 को हम लोग लगाते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लेफ्ट साइड टू द स्टर्नम। ओके, और V3 को कहाँ लगाते हैं? V3 को लगाने से पहले हम लोग V4 को लगाते हैं कहाँ पर? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, और V2 और V5 के बीच में जो लाइन बनता है उनके बीच में हम लोग V3 को प्लेस करते हैं। उसके बाद ये जो V4 है बेसिकली 5th इंटरकोस्टल स्पेस में जो मिड क्लेविकुलर लाइंस होता है वहाँ पर प्लेस किया जाता है। उसके बाद जो V5 है उसको एंटेरियर एक्सिलरी लाइन है वहाँ पर प्लेस किया जाता है, और V6 को पोस्टेरियर टू द V5। सो ये जो है हमारा लीड का प्लेसमेंट हुआ। इस लीड के प्लेसमेंट होने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इनकी एक्सेस क्या है और किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव जो डिफ्लेक्शन है वो ECG पैटर्न पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले V1 की बात कर लेते हैं, और V1 से भी बात करने से पहले हम वेक्टर को समझेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है ना वो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो वेक्टर है वो लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है हमारा नेट वेक्टर है किसका? मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर का, जो कि टुवार्ड्स लेफ्टवर्ड है। होता क्या है कि जो हमारे पास दो तरह के लीड होते हैं ना, एक चेस्ट लीड होता है, एक लिम्ब लीड होता है। तो जो लिम्ब लीड होता है वो फ्रंटल प्लेन पे जो वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, उसको ये रिकॉर्ड करेगा। और ये जो चेस्ट लीड है वो एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन में जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो नेट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर होता है ना वो इन्फीरियरली होता है हॉरिजेंटल प्लेन में, और वी कैन आल्सो सेट इट इज अ फ्रंटल प्लेन। तो जो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर होता है वो इन्फीरियरली होता है फ्रंटल प्लेन में, और लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होता है किधर? ये एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन में। ओके, तो अब हम एक एक करके इन लीड को समझेंगे कि किस तरीके की जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं V1 से स्टार्ट करूँगा। तो V1 का जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड होता है, और ये जो है हमारे जो राइट एट्रियम है उसका वेक्टर है, और ये जो है लेफ्ट एट्रियम है उसका डिपोलराइजेशन वेक्टर है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो राइट एट्रियम का जो डिपोलराइजेशन वेक्टर है और लेफ्ट एट्रियम का जो डिपोलराइजेशन वेक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी शो होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी शो होगा। तो जो P वेव है वो बाईफेजिक रिस्पॉन्स दिखाएगा। P वेव कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा? बाईफेजिक रिस्पॉन्स दिखाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद हम जो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, तो वेंट्रिकल्स के केस में क्या होता है, ये जो है मेजर डिपोलराइजेशन वेक्टर है वो होता है, और एक जो वेक्टर होगा जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बेसिकली वो सेप्टल डिपोलराइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो सेप्टल डिपोलराइजेशन है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल होती है, इसीलिए उसको R वेव्स स्लाइटली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर है वो
लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड है, और ये जो हमारा V1 जो लीड है वो राइट साइड है। तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी जो वेक्टर की जो मूवमेंट होगी, आई मीन जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर में जो डिपोलराइजेशन वेव्स की जो मूवमेंट होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो होता है। तो जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ पर जो वेक्टर है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जो इस वेव फॉर्म हो रहा है वो डीपर होता है, निगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ओके, उसके बाद जो सेकेंड V2 लीड है उस पर आ जाते हैं। V2 लीड का पोजीशन क्या है कि ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में कहाँ पर प्लेस होता है, स्लाइटली लेफ्टवर्ड फ्रॉम द स्टर्नम्स। तो इसकी भी जो वेक्टर आप देखेंगे तो जो राइट वेव्स आई मीन सेप्टल डिपोलराइजेशन जो फॉर्म हो रहा है वो इसकी तरफ आ रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं अलाइन हो रहा है जितना V1 हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो R वेव्स यहाँ V2 के फॉर्म में बनता है वो कंपैरेटिवली V1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो V2 लीड है वो V1 के कंपैरिजन में जो लेफ्ट वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स उतनी ज़्यादा एकदम अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो R वेव्स जो फॉर्म होता है उसका डिफ्लेक्शन जो है कम होता है सॉरी नॉट R वेव, S वेव, जो S वेव यहाँ बन रहा है उसका डिफ्लेक्शन जो है कम होगा एज कम्पेयर टू V1। ओके, ये दोनों जो है वो सेप्टम डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन इसका जो डायरेक्शन है वो सेप्टल वेक्टर की तरफ होता है, इसीलिए इसको सेप्टल लीड भी बोला जाता है। दूसरी बात ये कि अब मैं बात करता हूँ V3 के केस में। तो V3 के केस में आने से क्या हो जाता है ना कि V3 के केस में जो एट्रियल का जो डिपोलराइजेशन वेक्टर है वो अप टुवार्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल टुवार्ड्स लेफ्ट एट्रियम है उसकी तरफ प्रीडोमिनेंटली चला जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो P वेव्स है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। रही बात R और S वेव का, तो यहाँ पर ही क्या होता है ना कि आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर अलाइन हो रहा है। ये जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर अलाइन हो रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर अलाइन होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव डिफ्लेक्शन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, जो कि यहाँ ग्राफ पर दिख भी रहा है। जितना R वेव्स बन रहा है उतना ही क्या हो रहा है, इस वेव बन रहा है। क्यों? क्योंकि वेक्टर V3 वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर अलाइन हो रहा है। ओके, उसके बाद V3 के बाद V4 पर चलते हैं। V4 में क्या हो जा रहा है ना कि इसकी जो लीड की जो पोजीशन है अब क्या हो जा रहा है कि जो लेफ्ट मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर है उसकी तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। तो जैसे ही ये उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना तो अब क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द निगेटिव डिफ्लेक्शन। कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट देखने से इक्वल लग रहा है, बट यहाँ R वेव्स की जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस वेव की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, और P वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। उसके बाद आ जाते हैं V5 के केस में। V5 यहाँ देखिए, ये वाला जो V5 है वो वेक्टर जो है मोस्टली जो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में अलाइन है। तो उसी के डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि R वेव्स की मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और अब ये जो S वेव्स है जो कि इस वेक्टर की तरफ बन रहा है उस डायरेक्शन में वेक्टर का अलाइनमेंट कम है। तो इस वजह से जो S वेव्स बनता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, कम होती है। ये रहा V5 के बाद नेक्स्ट डिफ्लेक्शन की बात करते हैं V6 के केस में। V6 के केस में क्या होता है ना कि ये देखने से लग रहा है कि ज़्यादा मतलब अलाइन है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, बट रियली में ये क्या होता है ना कि थोड़ा पोस्टेरियरली होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये लीड जहाँ पर ही प्लेसमेंट होता है ना वहाँ पर ही लंग्स टिश्यू की वजह से क्या होता है कि इसका जो डिफ्लेक्शन है, R वेव्स का डिफ्लेक्शन है कंपैरेटिवली V5 लीड के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, और S वेव्स के डिफ्लेक्शन है और भी ज़्यादा स्मॉल होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब ये वाला जो वेक्टर है ना ये जो
सेप्टल डिपोलराइजेशन के जो वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर एक क्यू वेव फॉर्मेशन हो जाती है। आर वेव्स तो बनेगा ही, बट इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी V5 के कंपैरिजन में कम होती है, और एस वेव जो होता है और भी ज़्यादा स्मॉल होता हुआ चला जाता है, या ऑलमोस्ट यहाँ पर निग्लेजिबल भी बोल सकते हैं अगर ECG पेपर में दिखा रहा है तो। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ नॉर्मल कंडीशन। ओके, सो ओवरऑल हम यहाँ कंक्लूजन अगर निकालें तो हो क्या रहा है कि जैसे ही हम लोग V1 से लेके V6 तक जा रहे हैं तो जो आर वेव्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एस वेव्स है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव्स। तो अगर आप ECG पेपर देखते हैं वहाँ पर ही आपको ये ऑब्जर्व होता है कि जैसे हम V1 से V6 की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो आर वेव्स है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, तो ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल हेल्दी मतलब पर्सन की जो हार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ये प्रोग्रेशन बढ़ने की जगह अगर घट रहा है, या मतलब जो प्रोग्रेशन नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है। जब भी एबनॉर्मलिटी पर बात आए तो किसी एक फैक्टर को लेकर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ें एबनॉर्मल है, ये वो चीज़ें एबनॉर्मल है ना। जब भी एबनॉर्मलिटी हम लोग डिसाइड करेंगे एक से ज़्यादा वेव को देखेंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए V2 है, उसमें अगर आर वेव्स ज़्यादा हो गया, एस वेव्स कम हो गया तो हम बोल दिए कि ये एबनॉर्मल है। नहीं, एक चीज़ से नहीं, अगर इसके साथ जो V3 है वो भी एसोसिएटेड हो रहा है, उससे मतलब एविडेंस मिल रहा है, तब हम जाके एबनॉर्मलिटी पर कमेंट करेंगे। किसी भी एक वेव को देखकर हम लोग एबनॉर्मलिटी पर कमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ये लेक्चर की द एंड किया जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहाँ पर हम लोग एबनॉर्मलिटी के बारे में ही बात करेंगे।